आज हम बंगाल के पाल एवं सेन वंश पर चर्चा करने चले हैं और ये बंगाल का जो पाल और सेन वंश है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते रहे हैं और जैसा कि आपको जानकारी है आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूर्व मध्यकाल की मैं एक सीरीज कर रहा हूँ और इसी के साथ यूपी पीसीएस 2024 के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं फैक्ट्स आपके साथ एनालाइज कर रहा हूँ वो निरंतर परीक्षा में पूछे गए हैं। साथ ही साथ उन फैक्ट्स को भी मैंने इंक्लूड कर लिया है जो कि ऑप्शन में किसी विकल्प में दे रखे हैं और जिनके प्रश्न बनने की संभावना है। बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं, सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ज्यादातर फैक्ट्स जो हैं वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे और परीक्षा में इसकी जो उपायिता है, जो इसकी यूजफुलनेस है, आपको पता लगेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर हम बंगाल के पाल वंश और सेन वंश की बात करें तो देखिए बंगाल में पहले पाल वंश आता है और उसके बाद सेन वंश आता है। ये हम पूर्व मध्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि उससे पहले गौड़ शासक हुआ करते थे बंगाल में और ये गौड़ शासक जो था वो शशांक था। शशांक एक महत्वपूर्ण शासक है। इसका संघर्ष जो है हर्षवर्धन से भी हुआ और इसने जो बोधि वृक्ष था उसको भी इसने काट दिया था। एक्चुअल में ये एक शैव मतानुयायी था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम प्राचीन भारत पर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से हम शशांक पर भी चर्चा करेंगे। इसकी एक शताब्दी तक बंगाल में जो है अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण रहा और इस पूरे काल में हम देखते हैं कि बंगाल में लोग कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं थी, शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। तो एक प्रकार की न्याय व्यवस्था वहां पर चल रही थी जिसे कि हम मत्स्य न्याय कहते हैं और जिसके चलते अराजकता का पूरा वातावरण व्याप्त हुआ था। फिर 8वीं शताब्दी में क्या होता है कि इस मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए बंगाल के लोग जो हैं इस अशांति और अव्यवस्था से उबरने के लिए एक नागरिक है, उसका नाम है गोपाल और उस गोपाल जो कि एक योग्य सेना नायक है अपना राजा चुन लेते हैं और इस प्रकार से बंगाल में जो एक अव्यवस्था है उसको समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। तो मत्स्य न्याय क्या है? जब ऐसी शासन व्यवस्था हो जिसमें अराजकता हो, जिसमें शांति व्यवस्था ना हो, राजा का अभाव हो, तो ऐसे हम वातावरण को मत्स्य न्याय प्राचीन या पूर्व मध्यकाल में कहा गया है। और इससे छुटकारा पाने के लिए बंगाल के नागरिकों ने क्या किया? एक सुयोग्य जो सेना नायक गोपाल था उसको अपना राजा चुन लिया और इसी के साथ पाल वंश की स्थापना हो जाती है। अगर पाल राजाओं का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास के उन राजवंशों में से एक है जिन्होंने सबसे लंबे समय तक राज्य किया है। तो पालों का जो कार्यकाल रहा है वो 400 वर्ष तक रहा है। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। तो प्राचीन भारत में जिन राजवंशों ने राज्य किया उनमें सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाले राज्यों में पालों का इतिहास रहा है और इन्होंने 400 वर्षों तक शासन किया है। फिर इस काल में हम देखते हैं कि राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से अभूतपूर्व विकास हुआ है। ये थोड़ा सा विषय को समझने के लिए आपके लिए आवश्यक है। अब हम फैक्ट्स पर आते हैं। देखिए गोपाल का जो कार्यकाल है वो 750 से 770 ईस्वी तक का है और इस गोपाल ने ही किसकी स्थापना की थी, किस वंश की स्थापना की थी? उसने पाल वंश की स्थापना की थी। और वो गोपाल जो था वो किस धर्म का मतावलंबी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं कि गोपाल को एक मत्स्य न्याय के वातावरण के अंतर्गत जनता ने प्रजा ने अपना राजा चुना और इसने 750 से लेकर के 770 तक शासन किया। इसने एक वंश की स्थापना की गोपाल ने जिसका नाम है पाल वंश और ये जो पाल शासक थे या गोपाल था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर गोपाल के बाद उसका पुत्र बनता है यानी उत्तराधिकारी हुआ और उसका नाम था धर्मपाल और धर्मपाल का कार्यकाल है 770 से 810 ईस्वी और ये पाल वंश का राजा हुआ और बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। यानी धर्मपाल के शासनकाल में बंगाल जो है एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर करके आया। वो किसके शासनकाल में आया? धर्मपाल के काल में आया और धर्मपाल पुत्र था गोपाल का। फिर 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि हैं सोडल, उन्होंने धर्मपाल को एक उपाधि दी और उस उपाधि का नाम क्या है? उत्तरापथ का स्वामी। उत्तरापथ स्वामी किसकी उपाधि है? वो धर्मपाल की है। उत्तरापथ स्वामी
किसकी उपाधि है? पाल वंशीय शासक धर्मपाल की है। तो धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी भी कहा गया है। अब उत्तरापद स्वामी का मतलब ये निकलता है कि उत्तर भारत पर उसका एक प्रकार का प्रभुत्व स्थापित हुआ, उत्तर भारत में उसकी संप्रभुता का विस्तार हुआ। और ऐसा किसने कहा? गुजराती कवि ने कहा। उस गुजराती कवि का नाम क्या है? सोंडल है। तो अब आपको ये फैक्ट याद हो जाएगा कि धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। देखिए, एक प्रैक्टिसिंग बौद्ध हो सकता है। प्रैक्टिसिंग बौद्ध का मतलब यह है, प्रैक्टिसिंग हिंदू का मतलब यह है कि वो अपने जीवन में उस धर्म के नियमों का, सिद्धांतों का पालन करता है। लेकिन जब एक उत्साही बौद्ध होता है, एक उत्साही हिंदू या एक उत्साही मुस्लिम होता है, तो वो निश्चित रूप से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। और धर्मपाल भी एक इसी प्रकार का उत्साही बौद्ध था और उसने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया, विस्तार किया और राज्य का धर्म के रूप में उसको संरक्षण प्रदान किया। और लेखों में क्या कहा गया है? धर्मपाल को परम सौगत कहा गया है। तो परम सौगत किसकी उपाधि है? धर्मपाल की है। धर्मपाल की एक दूसरी उपाधि क्या हो गई? परम सौगत हो गई। एक उपाधि अभी हमने बताई, गुजरात के कवि सोंडल है और उन्होंने उसे क्या कहा? उत्तरापथ का स्वामी कहा है। क्या कहा है? उत्तरापथ का स्वामी क्या है। जबकि धर्मपाल को एक परम सौगत भी कहा गया है। और कहां कहा गया है? लेखों में कहा गया है। तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर विक्रमशिला और सोमपुरी पहाड़ में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। तो विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय है, सोमपुरी जो है में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और धर्मपाल की राज्यसभा में कौन था? प्रसिद्ध बौद्ध लेखक। कौन था? प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र था। तो हरिभद्र किसके दरबार में था? धर्मपाल के शासनकाल में था। और कुमारपाल के शासनकाल में कौन था? जो कि गुजरात का अनहिलवाड़ वंशीय शासक है, सोलंकी वंशीय शासक है, जिसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आप हमें कमेंट करके बताएं कि कुमारपाल ने किसको संरक्षण प्रदान किया था। मैं यहाँ स्पष्ट कर दे रहा हूं ताकि जो नए व्यूअर्स है उनके लिए स्पष्ट हो जाए। हेमचंद्र ये जैन कवि थे, जैन आचार्य थे, उनको संरक्षण कुमारपाल ने प्रदान किया था। और कुमारपाल कहाँ का शासक था? सोलंकी वंशीय शासक था। लेकिन धर्मपाल ने किसको संरक्षण दिया था? बौद्ध लेखक को दिया था। और ये बौद्ध लेखक क्या नाम था? हरिभद्र था। देखिए, हरिभद्र हेमचंद्र ये मिलता हुआ, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर धर्मपाल ने प्रतिहार शासक, और ये प्रतिहार कौन है? अग्निकुंड से उत्पन्न है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 कुल जो है अग्निकुंड से हैं। तो धर्मपाल ने प्रतिहार शासक वत्सराज को और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया था। एक उत्तरापद का स्वामी इसकी उपाधि रही है, जो कि उसको सोंडल ने दिया। इसी के साथ साथ परम सौगत इसकी उपाधि है। लेकिन प्रतिहार वंशीय शासक वत्सराज ने और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया था। और धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार भी किया, से पराजित हुआ था। लेकिन बाद में इसने क्या किया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज में एक भव्य जो है दरबार का उसने आयोजन किया, जिसमें पंजाब, पूर्वी राजस्थान के जो अधीनस्थ राजा थे वो उपस्थित हुए। और इसी के चलते इसे 11वीं सदी में क्यों कहा गया उत्तरापद का स्वामी? अब आप इसको समझ सकते हैं कि उत्तरापद का स्वामी इसीलिए कहा गया होगा। फिर देवपाल, देवपाल का जो शासनकाल है वो 810 से 850 ईस्वी है। देवपाल का कार्यकाल किस समय का है? तो देवपाल का शासनकाल 810 से 850 ईस्वी का है। और ये इसका पिता कौन था? वो धर्मपाल था। और धर्मपाल के ही समान ये एक योग और साम्राज्यवादी शासक था। और अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? यानी पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, ये आपको बताना हो, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो देवपाल था। पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? देवपाल था। और देवपाल का कार्यकाल कितना था? 810 से 850 ईस्वी। बादल स्तंभ लेख, ये एक स्तंभ लेख मिला है जो कि बादल स्तंभ लेख है। और इस लेख से ज्ञात होता है कि देवपाल ने उत्कलों की प्रजाति का सफाया कर दिया। उत्कल कहते हैं किनको? उड़िया लोगों को, उड़ीसा को। तो यहाँ उत्कलों यानी इसका अर्थ यह हुआ कि उसने उड़ीसा में भी अपनी शक्ति का विस्तार किया। हूणों का घमंड जो है खंडित किया। इसका अर्थ हुआ कि उसने हूण राजाओं को, जो हूण आक्रमण हुआ करते थे पूर्व मध्यकाल में भी, उनको उसने
रोकने में सफलता प्राप्त की। द्रविड़ तथा गुर्जर शासकों के मिथ्या अभियान को ध्वस्त कर दिया। तो द्रविड़ और गुर्जर शासकों को भी इसने जो है पराजित किया है। फिर अरब यात्री एक आया है जिसका नाम है सुलेमान, और सुलेमान ने क्या कहा, देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली माना है। तो किसने देवपाल को राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों से अधिक शक्तिशाली माना है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें। अरब यात्री सुलेमान है, और सुलेमान का यह मानना है कि प्रतिहार शासक जो हैं और राष्ट्रकूट शासक जो हैं उससे अधिक शक्तिशाली कौन है? देवपाल है। और देवपाल किस वंश का है? पाल वंश का है। और ये किसके बाद शासक बना था? धर्मपाल के बाद बना था। और धर्मपाल किसके बाद से पहले कौन था? गोपाल था। तो आपको ये पूरा क्रम याद होना चाहिए। फिर देवपाल ने क्या किया, सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के व्यय के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए गए थे। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है, आरओ में भी ये प्रश्न आया है, इससे पूर्व में पहले के आरओ के परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखें। एक तो शैलेंद्र वंशी शासक कहाँ के हैं, तो ये जावा सुमात्रा में जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ, विशेष करके दक्षिण भारत की जो चोल वंशीय राजा थे वहां तक उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया था। तो वहां शैलेंद्र वंशी शासक जो था बालपुत्र देव उस समय शासन कर रहा था, देवपाल के समय में, और उसने जो है बौद्ध विहार के व्यय के लिए 5 गांव जो है बौद्ध विहार बनवाए गए थे, उसके लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए गए थे। किसके द्वारा? देवपाल के द्वारा। तो देवपाल ने 5 गांव अनुदान में दिए थे बौद्ध विहार के लिए। एक प्रश्न ये बन सकता है, शैलेंद्र वंशी शासक के कहने पर बना है, तो ये भी कहा प्रश्न बन सकता है कि किसके कहने पर, और उस शासक का नाम पूछा जा सकता है, तो बालपुत्र देव। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देवपाल भी बौद्ध मतानुयायी था, और उसे भी लेखों में क्या कहा गया है? परम सौगत कहा गया है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धर्मपाल को भी परम सौगत कहा गया है और देवपाल को भी परम सौगत कहा गया है। दोनों की उपाधि परम सौगत मिलती है, और इससे ये भी स्पष्ट है कि दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। फिर इन्होंने ओदंतपुरी विहार का निर्माण, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ओदंतपुरी जो विहार है उसका निर्माण किसने करवाया था? वो देवपाल के द्वारा किया गया था। तो ओदंतपुरी विहार का निर्माण किसने कराया? देवपाल के द्वारा किया गया। देवपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? वो विग्रहपाल हुआ। और विग्रहपाल यानी सबसे पहले गोपाल, जिसे कि मत्स्य न्याय के अंतर्गत जनता ने या प्रजा ने उसे अपना राजा चुना। उसके बाद धर्मपाल, धर्मपाल की 2 महत्वपूर्ण उपाधियां, उत्तरापद स्वामी और परम सौगत। उसके बाद उसका पुत्र देवपाल, और देवपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? विग्रहपाल। और विग्रहपाल का जो कार्यकाल है वो 850 से 854 ईस्वी है। 850 से 854 ईस्वी है। और उसने अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह प्रश्न भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन का त्याग कर दिया था? तो ये प्रश्न जो है आपको ध्यान रखना है कि देवपाल का उत्तराधिकारी हुआ है विग्रहपाल, और विग्रहपाल ने अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया था और विग्रहपाल सन्यासी बन गया था। तो ध्यान रखिए कि कौन सा शासक सन्यासी बना? विग्रहपाल। कौन सा शासक सन्यासी बना? विग्रहपाल। और विग्रहपाल के बाद विग्रहपाल ने किसके पक्ष में अपना सिंहासन छोड़ा? अपने पुत्र नारायण पाल। तो ये पॉइंट आपको अब याद हो गया होगा कि शासक ने अपने सन्यास के लिए राजपाट छोड़ दिया था। देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रहपाल ने संन्यास ग्रहण किया था, और विग्रहपाल का पुत्र कौन था? नारायणपाल था, और नारायणपाल के पक्ष में ही विग्रहपाल ने संन्यास ग्रहण करके सत्ता उसको सौंप दी थी। फिर नारायणपाल भी जो है सैनिक जीवन को अच्छा नहीं समझता था, और बल्कि साधु जीवन उसने व्यतीत करने में अधिक रुचि दिखाई, और उसने क्या किया? नारायणपाल ने शिव के सम्मान में 1000 मंदिर का निर्माण करवाया। तो एक चीज ये भी स्पष्ट होती है कि नारायणपाल बौद्ध धर्म के साथ साथ शिव जी के सम्मान में उसने 1000 मंदिर बनवाए, तो उसका झुकाव शैव धर्म के तरफ भी रहा होगा, ऐसा हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं। तो नारायणपाल ने यानी पाल शासक नारायणपाल ने 1000 मंदिर का निर्माण करवाया था शिव के सम्मान में। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण शासक जो आ रहा है वो महिपाल प्रथम है।
और महिपाल प्रथम कौन है? पाल वंशीय शासक हैं और ये 988 से 1038 ईस्वी, 988 से 1038 ईस्वी इसका शासनकाल है। पाल वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करके अपनी योग्यता प्रमाणित की। देखिए जैसे कि अभी हमने बताया कि पाल वंशीय शासक जो था उसने क्या किया, अपना नारायण पाल से पहले विग्रहपाल जो था, विग्रहपाल ने संन्यास ग्रहण कर लिया। देवपाल का उत्तराधिकारी था। देवपाल एक शक्तिशाली शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। फिर नारायण पाल भी एक साधु स्वभाव का व्यक्ति था, उसकी भी रुचि राजपाट में ज्यादा नहीं थी। तो इसके चलते पाल साम्राज्य में कुछ निश्चित रूप से कमजोरियां आई। तो आगे महिपाल प्रथम हुआ और महिपाल प्रथम का जो कार्यकाल है वो 988 से 1038 ईस्वी है और इसने एक बार फिर से पालों की शक्ति को स्थापित किया, उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया और पुनर्जीवित किया और इस प्रकार अपनी योग्यता को प्रमाणित किया। तो महिपाल को पाल शक्ति का दोबारा पुनर्जीवित करने वाला शासक भी माना जा सकता है। और महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से किस पाल वंशीय शासक को दूसरा संस्थापक पाल वंश का माना जाता है? तो महिपाल को दूसरा पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। किस शासक को दूसरा संस्थापक पाल वंश का माना जाता है? तो महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। और ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रश्न आया हुआ है, किसके शासनकाल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था? तो महिपाल प्रथम के शासनकाल में ही राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था? महिपाल प्रथम के काल में राजेंद्र चोल वंश का जो शासक था उसने बंगाल पर आक्रमण किया था और महिपाल प्रथम को ही दूसरा संस्थापक पाल वंश का माना जाता है और पाल शासक महिपाल इसमें पराजित भी हुआ था। फिर नेक्स्ट, महिपाल ने बौद्ध भिक्षु अतिश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक पॉइंट आप माइंड में मेमोराइज कर लीजिए और जिस तरीके से मैं आपको मेमोराइज कराने का प्रयास कर रहा हूं निश्चित रूप से आपके लिए ये फैक्ट इजी हो जाएंगे टू लर्न। अगर हम महिपाल की बात करें तो महिपाल दूसरा संस्थापक माना जाता है पाल वंश का। महिपाल के काल में प्रथम के ही कार्यकाल में राजेंद्र चोल है जो कि चोल वंशीय शासक है, उसने बंगाल पर आक्रमण किया, यानी उसने उत्तर की दिशा पर आक्रमण किया। तो वो भी किसके समय में हुआ? महिपाल प्रथम के समय में हुआ। महिपाल प्रथम उससे पराजित हुआ और महिपाल ने ही बौद्ध भिक्षु अतिश के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से रट लीजिए कि अतिश को किसने भेजा था तिब्बत में धर्म प्रचार के लिए? तो महिपाल ने बौद्ध भिक्षु अतिश को एक धर्म प्रचारक मंडल के रूप में भेजा था तिब्बत में। किस शासक ने? महिपाल प्रथम ने। महिपाल प्रथम अतिश के नेतृत्व में एक तिब्बत में धर्म मंडल भेजने वाला शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अतिश महिपाल। और ये अतिश कौन है? बौद्ध भिक्षु है और इस बौद्ध भिक्षु को तिब्बत भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसने? महिपाल के लिए, महिपाल ने इसको भेजा था। फिर दाय भाग के जन्मदाता, देखिए दाय भाग मिताक्षरा, ये हिंदू धर्म की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये भी जब प्राचीन भारत पर हम चर्चा करेंगे तो वहां पर इस पर हम डिटेल में कुछ चर्चा करेंगे। इस दाय भाग का जो जन्मदाता है वो जीमूत वाहन को, दाय भाग के जन्मदाता जीमूत वाहन। तो एक तो आप ये ध्यान रखिए कि दाय भाग की रचना किसने की थी? तो जीमूत वाहन ने की थी। दाय भाग की रचना किसने की थी? जीमूत वाहन ने की थी। और इस जीमूत वाहन को संरक्षण किसने दिया था? पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। तो जीमूत वाहन को किसने संरक्षण प्रदान किया था? पाल शासकों ने प्रदान किया था। जीमूत वाहन ने किसकी रचना की? दाय भाग की रचना की। फिर महिपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट, तारानाथ ने संध्याकर नंदिन द्वारा रचित रामपाल चरित्र के नायक रामपाल, जो कि 1077 से 1120 ईस्वी का कार्यकाल है, इस वंश का अंतिम शासक माना है। तो रामपाल जो है किस वंश का अंतिम शासक है? रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक है। कार्यकाल कितना है? 1077 से 1120 ईस्वी है। और संध्याकर नंदिन और रामपाल चरित्र में हमको कैवर्त, देखिए यहां पर एक कैवर्त
विद्रोह का जो है हमको उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? कैवर्त विद्रोह। और ये कैवर्त विद्रोह कृषकों का विद्रोह था। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? रामपाल चरित से मिलती है। और रामपाल चरित की रचना किसने की है? संध्याकर नंदिन द्वारा की गई है। और ये हमें किसने बताया है? तारानाथ ने बताया है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल था। तो राम, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। संध्याकर नंदिन को कलिकाल वाल्मीकि की उपाधि दी गई थी। तो संध्याकर नंदिन की क्या उपाधि थी? कलिकाल वाल्मीकि किसकी उपाधि थी? संध्याकर नंदिन की थी। और रामपाल के शासनकाल में ही कैवर्ती का विद्रोह हुआ था, जिसका उल्लेख रामपाल चरित में मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्पष्ट किया। फिर 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरब व्यापारी ने भारत की यात्रा की थी। और उसके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत में पाल शासकों के अधिक शक्तिशाली होने के तथ्य का प्रमाण मिलता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। और सुलेमान जो कि अरब यात्री है, उसने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा है। रुहमा का है। तो किसने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा? यह प्रश्न भी पूछा गया है। सुलेमान ने कहा है। पाल साम्राज्य को रुहमा किसने कहा है? सुलेमान ने कहा है। फिर पाल कलाकारों को कांच की मूर्तियां बनाने में महारत हासिल थी। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म में के अनुयायी थे। और इस काल में तांत्रिक बौद्ध धर्म जो था उसका प्रभाव विस्तार अधिक हो गया था। और पाल राजाओं द्वारा बड़ी संख्या में हाथी रखे जाते थे। यह प्रश्न भी पूछा हुआ है। और पाल शासकों के समय में देखिए, अभी हमने अतिश बताया था आपको। अतिश को भेजा था किसने? महिपाल प्रथम ने भेजा था। कहाँ भेजा था? तिब्बत भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन पाल शासकों के समय में संत रचित दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की थी। किसकी ने की थी? तिब्बत की यात्रा की थी। तो एक प्रश्न तो आप दिमाग में सेट कर सकते हैं कि पाल शासकों ने तिब्बत की यात्राएं कराई थी बौद्ध भिक्षुओं की, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो। अब इसमें एक संत रचित भी हैं और दीपांकर भी हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। और कालांतर में धर्म स्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ध्यान रखना है। संत रचित, अतिश, दीपंकर, ये वो बौद्ध साधु हैं, भिक्षु हैं, जो जा रहे हैं तिब्बत में धर्म प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन तिब्बत से भारत कौन आ रहा है? धर्म स्वामी आ रहे हैं। तिब्बत से भारत कौन आ रहा है? धर्म स्वामी आ रहे हैं। और काहे के लिए आ रहे हैं? निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के विद्या अध्ययन के लिए ही आ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म के से संबंधित धर्म स्वामी जो है वो तिब्बत से भारत आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? तिब्बत से भारत आ रहे हैं। जबकि संत रचित और दीपंकर जो है, अतिश जो है, ये वो कहां से जा रहे हैं? वो भारत से तिब्बत जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम सेन वंश के बारे में आपसे एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।